इनकम टैक्स एक्ट, इसका एक रूल है 43BH, जिसमें कि हम टाइमली पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये देखते हैं। इस पे हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे नमस्ते रेजो प्रो पे। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस रूल। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FAQs एंड सम एडिशनल पॉइंट्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल 43BH। तो मैं हूँ CA शिवानी लुल्ला, मेरे साथ है CA गरिमा जैन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऑन 43BH। तो मैम, ऐसे क्या एक्सक्लूजन्स है जो कि 43BH में कवर होते हैं? नमस्ते। जैसे कि शिवानी जी ने पूछा कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या है 43BH में। एंटरप्राइज की डेफिनेशन एज पर MSME एक्ट ये बोलती है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स और सर्विस प्रोवाइडर्स ये लोग इंक्लूडेड है एंटरप्राइज की डेफिनेशन में, वेराज ट्रेडर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपका जो सप्लायर है जिनसे भी आप परचेज कर रहे हैं वो एक ट्रेडर है तो उसको ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप उनसे परचेज कर रहे हैं तो उनको पेमेंट्स देने के लिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि उनको जल्दी पेमेंट करना है, बिकॉज ट्रेडर्स इस डेफिनेशन में एक्सक्लूडेड है। ओके, तो मैम दूसरा क्वेरी ये आया था कि इस पर्टिकुलर रूल में अमाउंट डिसअलाउ कब होता है? इस पर्टिकुलर रूल में जब आप 31 मार्च की बैलेंस शीट देखते हैं तो उस दिन की आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो डेट का अमाउंट आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो मैम इस रूल की टाइम लिमिट्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख तो चुके हैं, बट कैन यू प्लीज़ गिव सम मोर क्लैरिटी ओवर दिस एंड प्लीज़ इंटरेस्ट भी कवर कीजिए। जी, इसमें इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आपका करंट बैंक रेट जो भी ऑनगोइंग है RBI रेट उसके 3 टाइम्स लगेगा। इट्स अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सच में पेमेंट्स कर दें विद इन टाइम लिमिट्स। एंड वो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो भी पर एनम कंपाउंडेड मंथली होगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मंथ में आपको इंटरेस्ट लग गया एंड फिर जो भी मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा फिर उसके ऊपर वापस से इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड ये इंटरेस्ट स्टार्ट होगा आपका जो भी ड्यू डेट आ रहा है, जैसे कि सपोज कीजिए 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है। 45 डेज 46th डे से आपको इंटरेस्ट पे ड्यू होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको टाइम लिमिट और इंटरेस्ट रेट्स पे क्लैरिटी आ चुकी होगी। मैम, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि चेक दिया जाता है एज अ पेमेंट टू क्रेडिटर, तो इसमें ऑडिटर का क्या रोल होगा? इसमें ऑडिटर का रोल ऐसा होता है कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने 31 मार्च का चेक दिया है। नाउ अब सामने वाला जो पर्सन है वो अगर 3 महीने तक चेक डाले ही नहीं क्लियरेंस के लिए तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक ऑडिटर का ड्यू डिलिजेंस होता है एंड उसको उसके बेसिस पे एंड बैंक रिको स्टेटमेंट्स उसके बेसिस पे एक डिसीजन लेना पड़ता है कि इस अमाउंट को डिसअलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी सारा कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत सी बार कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स भी इनफैक्ट आजकल व्हाट्सएप पे हो जा रहे हैं, तो क्या उसको हम वैलिड अग्रीमेंट मानेंगे? जी नहीं, व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे आप अगर कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इट शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। ओके, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड जब हम लेजर बनाते हैं क्लाइंट का? देखिए, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हर एक पार्टी का जब भी लेजर क्रिएशन होता है तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि उसका GST नंबर भी उसमें आ जाए जब हम लोग मास्टर डिटेल्स क्रिएट करते हैं लेजर का। लाइकवाइज आपको उद्यम नंबर भी उसका रजिस्टर कर देना है लेजर में। उसका GST नंबर प्लस उद्यम नंबर दोनों लेजर में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो मैम एक क्वेरी ऐसी है कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे जब कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन ही नहीं है अग्रीमेंट का? ओके, अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है एग्रीमेंट का तो ओवरऑल उस क्रेडिटर से जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके स्टार्टिंग में ही उससे एग्रीमेंट ले लेना है कि आगे आने वाले सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी पेमेंट लिमिट्स या फिर ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट्स कैसे रहेंगी। एक इनवॉइस अपने आप में एक एग्रीमेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें सिर्फ सामने वाले की सिग्नेचर्स होती हैं, आपकी नहीं होती। एक इनवॉइस के पहले आप अग्रीमेंट बना सकते हैं या फिर सारे इनवॉइसेस को अप्लाई हो ऐसा एक अग्रीमेंट पहले से ही बना लें और वर्डिंग्स डाल सकते हैं उसमें अनटिल अमेंडेड। तो मैम ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट है
अगर ऐसा है कि क्रेडिटर ही अनरजिस्टर्ड है या फिर ऐसा मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि क्रेडिटर को ये 43B(H) का जो रूल है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, सो इन दिस केस हम लोगों को क्रेडिटर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेना है कि वो लोग 43B(H) में अप्लाई नहीं होते या फिर वो लोग एक्सक्लूडेड हैं इस लॉ से, एंड उनका एक साइन डॉक्यूमेंट हम लोगों को हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से साथ में रखना है हमेशा। टू कंक्लूड, एक ये भी बात है कि 45 डेज वाला जो क्राइटेरिया है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमको 31 मार्च को देखना है। जैसे सपोज कीजिए अगर 1 मार्च को आपने ट्रांजैक्शन किया एंड 45 डेज उसका 15 अप्रैल पर हो रहा है, बट एज ऑन 31 मार्च उसके 45 डेज नहीं हुए हैं, तो इस साल में वो डिसअलाउ नहीं होगा। अगर वो बाद में अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर उसने 15 अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया, देन इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड उस साल में वो डिसअलाउंस क्राइटेरिया देखा जाएगा, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, थैंक यू मैम। आई होप आपको आपकी सारी क्वेरीज के आंसर्स मिल चुके हैं। अगर इसके एडिशन में भी आपको कोई क्वेरीज आती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते। नमस्ते।